नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ रेकी इस विषय पर। और रेकी काम किस तरह से करती है, क्या रेकी का इस्तेमाल करके हम अमीर बन सकते हैं, क्या रेकी हर चीज़ को मतलब हर डिसीज़ को क्योर कर सकती है, इलाज कर सकती है, रेकी के लिमिटेशंस क्या है, रेकी किस तरह से काम करती है। बहुत अलग अलग रेकी इस विषय को लेकर डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूँ। और जो थंबनेल में लिखा है ना कि रेकी का हीलिंग आपको मुफ्त में मिल सकता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ थंबनेल में कुछ भी लिखा है और हम उसकी बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आज के पॉडकास्ट में ही बीच में उसकी बात हुई है। वो बात अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। आज के मेरे गेस्ट भी है बहुत ही स्पेशल। इनका नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल रेकी हीलर है और ये रहते दिल्ली में हैं। पिछले 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है लोगों को रेकी सिखाना और लोगों का हीलिंग करना, ये दोनों ही काम सर कर रहे हैं। इनका खुद का एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है, उसके माध्यम से सर जो है वो समाज की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अब और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये रहे कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर आपको जाना है और सिद्धार्थ सर को फॉलो करना है, साथ ही मेरे चैनल को भी करना है सब्सक्राइब। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के सर का वेलकम करना है, तो उसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेलकम करना है सिद्धार्थ सर, नमस्ते। एंड मुझे बताइए कि आप है कैसे अभी। नमस्कार अक्षय जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर आपकी वाइब बहुत अलग है। मैं जैसे ही आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, आई एम फीलिंग समथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आई डोंट नो, है हीलिंग है सर। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेकिन मेरे को बहुत पॉजिटिव लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैं बेलगाम में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं जी, और आपसे बात करते हुए इस तरह की वाइब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो कभी फ्यूचर में हम एक स्टूडियो में बैठकर अगर वीडियो पॉडकास्ट शूट करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा? सर मजा आएगा। मेरे ख्याल से मेरे अब तक जितने पॉडकास्टर्स रहे हैं जी, उन सभी को मेरे साथ आनंद आया है। आपको भी बहुत आनंद आएगा, हमें भी बहुत आनंद आएगा आपके सानिध्य में। तो जैसे मैंने बताया था कि रेकी के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। जी सर। रेकी एग्जैक्टली क्या है, काम कैसे करती है, रेकी के मिथ्स क्या है, रेकी कैसा, तो वो धीरे धीरे मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज इंसान जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है जी, और स्ट्रगल का सबसे बड़ा अगर कारण हम देखेंगे ना तो डिजायर है जी, जी। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं है कि उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको कपड़े नहीं मिल रहे, और वो बहुत ज्यादा अगर ऐसा है तो हम समझ सकते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन जी, हमारे गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं जीवन में जी, और खुद को प्रूव करना होता है, सोसाइटी में एक लाविश जिंदगी जीनी होती है, प्रेस्टिजियस करके रखा है हमने चीजों को। हाँ जी, ये जो लाइफस्टाइल है इसके बारे में सिद्धार्थ सर क्या सोचते हैं? सिद्धार्थ सर इस चीज को देखते कैसे हैं? आपका नजरिया मैं जानना चाहता हूँ। सर लाइफस्टाइल में समृद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा होगा तब तक अध्यात्म शुरुआत नहीं होता या अध्यात्म की शुरुआत नहीं होती। इंसान का मन भरा होना चाहिए, उतना मन भरा होना चाहिए जहां तक लालच की सीमा ना छू ले इंसान, पर उसके मन में कोई असंतुष्टि ना रहे। क्योंकि अगर भूखे पेट है ना तो भजन भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। कई जगह पर अध्यात्म को या अध्यात्म में एंटर करने के बाद लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड ऐसा है, यहाँ सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इन सब लाग लपेट से दूर हो जाना चाहिए। बट सर जब तक आप अपने मन के अंदर शांति नहीं लाते तब तक आध्यात्म शुरू नहीं होता। हाँ, मैं ये इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ओवर द बोर्ड जाने वाला जो कंसेप्ट है, जो ज्यादा करने वाला कंसेप्ट है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये आजकल जो इतना ज्यादा रश है हर चीज का, ये एड्रेनलिन रश जो चल रहा है, लोग अपने मतलब इनसेन लेवल तक मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को लगातार हैरास कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग के साथ में आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था कि उतना लीजिए जितने में आपको बदहजमी ना हो जाए। वाह। तो हमारे पिता आर्मी में थे, हमारी माता टीचर रह चुके हैं, पिता भी आर्मी में टीचर थे और कई सालों तक पढ़ाया ही पढ़ाया उन्होंने। तो उनका कहना भी यही था कि बेटा उतना खाओ जितना तुम्हारे लायक है और उतना खाओ जितने में कि तुम्हें बदहजमी ना हो जाए।
आजकल सर थोड़ी ऐसी कंसेप्ट नहीं है, शायद ये ओल्ड स्कूल कंसेप्ट कहेंगे आपको मुझे, और उसी हिसाब से फिर लोगों में डील करेंगे। एक्चुअली मैं ना सिग्नल के ऊपर से आ रहा था 2 दिन पहले, जी सर। एंड एक बंदे ने ब्लूटूथ लगाया हुआ था कान में, हेलमेट पहनी हुई थी, और वो जो बातचीत कर रहा था फोन पे ना, वो देखने के बाद मुझे पता चला कि उसको उसका बॉस डांट रहा होगा। मतलब अब मैं ना कोई फिल्मी या फिर फिल्म डायरेक्टर जैसा नहीं हूँ कि मैं आपको वो मतलब बातों में आपको वो बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या सीन था, बट ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड यू नो, एंड वो इतना मतलब उसका चेहरा बता रहा था, सब कुछ बयां कर रहा था। शाम का समय था, 7-8 बजे थे, वो घर जा रहा था, और मैं सोचने लगा कि अब ये इस मेंटालिटी के साथ घर में जाएगा, इसकी वाइफ होगी घर में, इसके पेरेंट्स होंगे, इसके बच्चे होंगे, क्या जीवन ये जी रहा होगा। अगर जिंदगी में खुशी नहीं है, अगर हम इतना परेशान हो रहे हैं, तो जीना किस चीज के लिए? व्हाई शुड वी लिव? बिल्कुल सर, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ इस थॉट को। मैं सर वही काम करता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, और जहां तक मुझे खुशी मिले, और रात की नींद अच्छी आनी चाहिए। सर काम बेजोड़ करना चाहिए, जी तोड़ करना चाहिए। जब तक आपकी श्वास है तब तक काम करना चाहिए, परंतु ये नहीं होना चाहिए आपकी नींद ही काम ने उड़ा दी हो, आपके लालच ने आपकी उस चीज को ही छीन लिया जिस चीज के बाद आप दुनिया से अच्छे तरीके से या दुनिया को अच्छे ढंग से जी सकते। क्या बात है। तो सर मेरे ख्याल से इतनी भूख जरूरी है कि पेट भर जाए, बट भूख उतनी जरूरी नहीं कि दूसरों का पेट खाली कर दे। क्या बात है, आई रियली लाइक दिस। मैंने एक सेंटेंस सुना था, एक म्यूजिक कंपोजर कम सिंगर कम राइटर, बहुत कुछ है, उनका नाम है सलील कुलकर्णी। जी सर, जी सर। वो एक्चुअली है पुणे के, एंड उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम किया है। उनका एक लेटेस्ट सॉन्ग हिंदी में भी आया है, सुनिधि चौहान ने गाया। तो वो जब ना शोज करने के लिए घर से बाहर निकलते थे ना, तो उनका बेटा आता था और कहता था कि बाबा राहु देना कशाला, मतलब क्यों जा रहे हो, रहने दो। तो वो कहते थे कि तेरे को खिलौने चाहिए ना, अगर तेरे को खिलौने चाहिए तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ऐसा वो बताते थे और चुप हो जाता था वो बच्चा। बाद में 2-4 साल के बाद जब वो ऐसे ही शोज के लिए निकल रहे थे और वो बेटा आया, वो कहने लगा कि बाबा मत जाइए आप। तो वो कहने लगे कि खिलौने चाहिए ना, मेरे को जाना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कहा उनसे कि मेरे पास ना सफिशिएंट खिलौने हैं, अभी नहीं चाहिए मेरे को खिलौने, अभी आप चाहिए मेरे को। सवाल ये है कि वो छोटा बच्चा समझ पाया, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते। खिलौने बड़े होते आते हैं सर। जी, खिलौनों का स्वरूप बहुत बड़े बदल जाता है। फिर और बड़ा खिलौना, फिर और बड़ा खिलौना। बिल्कुल। एनीवेज, मैं भी ना बातों में उलझ गया। रेकी के बारे में डिस्कस करना है जी, और मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ आपके बारे में जी। लेकिन थोड़ा अलग सवाल, चटपटा सवाल पूछ लेते हैं। मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात कर रहा हूँ ना मैं। जी सर। सबको अमीर होना है, मेरे को भी अमीर होना है। जी सर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे बाहर आना है। जी सर, जी सर। अगर अमीर होना है तो उसमें रेकी हेल्प कर सकती है क्या सर? काफी सर। ओके, कैसे? मेरी तो रेकी ने ही हेल्प करी अमीर होने में। ओ, जितने प्रोफेशन करे ना सर, उंगली पकड़कर इसी ने चलना सिखाया। क्या बात। मेरे पिता अपने अंतिम लम्हों में मुझे कह गए थे कि रेकी सीख लेना। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे जिंदगी भर इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं अपने पिता के पैर दबाता था रात को सोने से पहले, तो हमेशा कहते थे तेरे हाथों में शफा है, शफा, तेरे हाथों में हुनर है। मैंने कहा पापा पैर दबा लो, इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? पैर दबाने साफ साफ बोलो, क्योंकि देखो पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है ना, वो खट्टा मीठा होता है। बिल्कुल होता है। तो हम टू द पॉइंट जीते हैं, हम इतना इमोशंस कभी एग्जिबिट नहीं करते जितना हम अपनी माता से करते हैं। राइट। तो पिता के साथ ना हमारे एक कभी ना हार्श रिलेशन भी होता है कि मैन टू मैन। तो मेरे पिता के साथ मेरा कुछ ऐसा ही रिलेशन था। तो वो कहते हैं तेरे हाथों में शफा है, तू हाथों से बहुत कमाएगा। अच्छा। और मैं हमेशा बोलता मैं पापा क्या यार, आपको पैर दबाने होते हैं ना, आप इसलिए मीठी मीठी बातें करके जाते हो। तो जब वो गए दुनिया से जा रहे थे, तब कहते हैं कि बेटा हीलिंग सीख लेना। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने कहा, और इस बात को मैंने पहले भी कई बार दोहराया कि मुझे इतना कोई बिलीफ नहीं हुआ इस बात पे उसको। मेरी वाइफ ने ज्यादा बिलीव करा और मेरी वाइफ ने मुझे पुश करा कि जब पापा ने कहा है तो आपको हीलिंग सीखनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। तो सर इस कारण से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ऐसा कहूंगा सर, काफी अच्छा कमा रहा था और बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स तक को पढ़ाई है, पीएचडी प्रोफेसर्स को पढ़ाई है। मैं काफी हायर क्लासेस तक पढ़ाता रहा हूँ और 30 साल पढ़ाया सर करियर में। ओके। और बहुत सारी एजुकेशन प्रमोट करी है।
दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब सिलेक्ट होकर डॉक्टर्स भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डॉक्टर्स हैं। तो बहुत मेहनत करी थी, पर इस फील्ड में जब से आया ना सर, जो सुकून वहां मिसिंग था सर, यहाँ वो मिल गया। रेकी को हम सिलेक्ट नहीं करते सर, रेकी हमें सिलेक्ट करती है। हीलिंग को हम नहीं सिलेक्ट करते, ये विद्या हमें सिलेक्ट करती है सर। ये ना हमारा घर भी चलाती है, ये हमारा पेट भी भरती है, ये एक माँ की तरह ना हमें डेली सुलाती भी है जी। हम जब भी परेशान होते हैं ना सर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हल निकालती है। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता, हम कभी कोसते हैं कि क्यों सारी दुनिया का वैभव छोड़कर, सारे कुछ सामान छोड़कर, एक अच्छा मिलनसार जीवन छोड़कर एक एकाकी वाले जीवन में आ गए हैं, अकेलेपन में आ गए हैं। आप बिलीव करेंगे, शायद आपके दर्शक भी, श्रोता भी इस बात को समझेंगे, लोगों को लगता है कि हमारा फेम बहुत मिलता है हमें इस फील्ड में। हाँ, नो डाउट सर, लोग हमें सुनते हैं, फेम बहुत मिलता है, नेम होता है, बट आप बिलीव करेंगे कि मैं किसी टाइम पर इतना ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व था कि हर वक्त मेरे पास हाथ में फोन होता था गप्पे मारने के लिए। और आज की तारीख में शायद मैं एक भी व्यक्ति से बात करता नहीं हूँ। 15-15 दिन अपने कमरे में ध्यान करता हूँ, एक हफ्ता अपने कमरे में सिर्फ होता हूँ, अपनी साधना कर रहा होता हूँ। किसी भी और एनर्जी के साथ जुड़ने का मन नहीं करता। एक अजीब सी शांति मिलती है, एक प्यारा सुकून मिलता है, जो बाकी लोग भी महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया। इसको ना एक्चुअली हम आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाते ना सर, ये जो इमोशन होता है साधना का जी, या फिर एकांत का, विरक्ति का, जी, लफ्जों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। खैर, बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं टेक्निकली फिर एक बार आपसे पूछना चाहूंगा सर कि अगर किसी को अमीर होना है तो रेकी किस तरह से मदद कर सकती है? जी, हमारे पास में क्या है कि हमारे अमीरी गरीबी के पॉइंट्स हमारे चक्र कहलाते हैं। ओके। हम दुखी होना चाहें तो उसके भी चक्र हैं, हम सुखी होना चाहें तो उसके भी चक्र हैं। चक्र मतलब जो सप्त चक्र होते हैं? जी, जो 7 चक्र कहलाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी पॉइंट्स कहलाते हैं। हाँ जी। ये सारा काम एनर्जी सेंटर्स का है। ओके। कई बार लोग कहते हैं हमें लोग सुनते नहीं है, हम अमीर नहीं हो रहे, हम पढ़ नहीं सकते। अगर आपकी बॉडी में सही एनर्जी फ्लो मेंटेन करा दिया जाए या कर लिया जाए तो आपके पास में हर विद्या, हर समृद्धि आ सकती है। तो जैसे गरीब बनने के फॉर्मूले हैं कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दो, अकर्मण्यता पर काम करते चलो, उठकर अपने कार्य पर रत ही मत हो। तो ऐसे ही अमीर बनने के फॉर्मूला भी हैं कि आप एक डेडिकेशन, डिवोटेड लाइफ जीते हैं, उसके साथ ही साथ आप डिवोशन एनर्जी को देते हैं कि वट एवर इज प्रेजेंटेड टू मी, जो भी काम मुझे दिया गया है मैं उसे पूरे मन, क्रम, वचन से करूंगा, निभाऊंगा, बिना उफ करे, बिना परेशानी करे। तो रेकी का इस्तेमाल करके 7 चक्रास को अगर हम बैलेंस कर सकते हैं तो वेल्थ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मेरे से पर्टिकुलर पॉइंट पूछें इसका, तो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जहां पर हमने हीलिंग करके कई बिजनेसमैन को उनकी वेल्थ एनहेंसमेंट में भी हेल्प करी है। मणिपुर कहां पर होता है सर? नाभि से 3 उंगली ऊपर। ओके, मतलब मूलाधार के बाद जो होता है वो मणिपुर? नहीं सर, मूलाधार तो सबसे नीचे हो गया, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। जहां नाभि है, जहां नेवल है, नाभि से 3 उंगल ऊपर। ओके। तो ये वो पोजीशन होती है जहां पर आपके जो लिसनर्स हैं सुन पा रहे हैं, वो भी अगर अपनी रेगुलर हीलिंग करेंगे तो उनके बिजनेस में उनको इम्पैक्ट मिलेगा, उनके इंटरव्यूज में, उनके कंपटीशन में, जो बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना में दिल नहीं लग रहा है, उनको भी हेल्प मिलेगा। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अगर ड्रॉप भी हो रहा है तो भी एनहांस होगा। सर, इसका कलर कौन सा होता है? येलो एंड गोल्डन कलर। एंड इसका कोई बीज मंत्र है सर? सर यस, राम का नाम होता है इसे, अभी हम रम कहते हैं इसे, रम न जाना। हाँ, रम न जाना, राम में रम जाना, तो रम है इसका नाम है। जो रम गया वो भव से पार हुआ। तो ऐसे ही बिजनेस में भी उतरने का तरीका यही होता है कि अगर आप इस चक्र में हीलिंग करके रम जाते हैं तो आप अपनी जितनी भी दुविधाएं हैं उनसे पार होते हैं। सर, मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, प्लीज। मेरे पास कितने ही क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं करोड़ों की डेट है, और उन्होंने मुझसे हीलिंग ली कि आप हीलिंग से हमारी सहायता कीजिए। मैंने उनके पूरे ऑरा में केवल मणिपुर पर हीलिंग करी कई महीनों तक, और उनकी डेट सर 0 हो गई। वाओ! ये हमने कितने ही लोगों का ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड यूज करा है, और कितने ही लोग इस जब पॉडकास्ट को सुनेंगे, आपके लिसनर सुनेंगे, उन्हें शायद मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि यस, ये वही चक्र है जिस पर उन्हें हीलिंग फील भी होती है। अभी जो लोग सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई चाहे कि वो आपसे हीलिंग ले, आपसे कंसल्टेंसी ले, तो क्या आप उनको मदद करेंगे?
सर एक कंडीशन होती है कि मैं उनका पहले ऑरा स्कैन करता हूँ। होता क्या है कि एनर्जी से परमिशन लेनी होती है। सर मैं हर केस को हैंडल करूं ऐसी मेरी औकात नहीं। ओके। जिस केस को मुझे हीलिंग में सौंपा है ना सर, मैं केवल उसी केस को हैंडल करता हूँ। तो मैं पहले परमिशन लेता हूँ हर किसी का, जन्म का मैं तारीख लेता हूँ, जन्म का समय लेता हूँ और जन्म का प्लेस लेता हूँ। एक कुंडली बनाते हैं, उसकी कुंडली से उसकी ऊर्जा चेक करते हैं, प्लस उसके ऑरा से एनर्जी चेक करते हैं, प्लस एनर्जी से गाइडेंस लेते हैं कि क्या ये केस मुझे हैंडल करना चाहिए या ये केस किसी और के पास जाना चाहिए। तो तब मैं डेफिनेटली वो केस लेता हूँ। ओके। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अभी आपका जो साइज है ना सर्विस का, वो बहुत बड़ा हो चुका होगा और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते होंगे। जी तो बाद में क्या हो जाता है, लोगों की ये इच्छा होती है कि सिद्धार्थ सर खुद मुझे हील करे, लेकिन आपके अलग अलग असिस्टेंट्स होते हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आपने रेकी पढ़ाई होगी, तो वो लोग फिर करते हैं। सर तो, इसमें क्या होता है, मैं यहीं पे एक सॉरी टोकूंगा थोड़ा सा। नहीं, अगर मैंने हीलिंग के लिए मैंने कहा है कि मैं करूंगा हीलिंग, तो मैं ही करूंगा। अगर मेरे पास मेरे स्टूडेंट के पास में हीलिंग जानी है तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि मेरे स्टूडेंट आपकी हीलिंग करेंगे। तो अगर मैंने हाँ करी है ना सर, आज तक जितने भी केसेस मैंने लिए हैं पूरे एंटायर अपनी जर्नी के अंदर, मेरे पास मेरे हीलिंग के शायद 3-4 लाख केस आ चुके मेरे पास में। बाप, इवन मोर देन दैट। आई वाज एक्चुअली अबाउट टू आस्क यू। जी 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 सर, एक्चुअली हाँ सर, है क्या कि हमारे पास ना फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। तो हर शनिवार को ना हम फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। जो भी लोग इसको फील करना चाहते हैं, जो लोग इसका अनुभव लेना चाहते हैं, जो लोग पैसे नहीं दे सकते, किसी तरीके से परेशान हैं, हम उन्हें एक छोटी सी सर्विस देते हैं एनर्जी की आदेश के अनुसार, एनर्जी के निर्देश के अनुसार। सैटरडे को हम एक हीलिंग सर्विस चलाते हैं सर, उसमें हमारे पास 5000 से लेके 7000 नेम्स रिसीव होते हैं। ओह माय गॉश। तो हर हफ्ते 5 से 7000 नाम हमारे पास आते हैं और सर एक महीने में आप हिसाब लगा सकते हैं, फिर एक साल में आप हिसाब लगा सकते हैं सर। लेकिन कितने नाम रिसीव करते हैं। इतने लोगों को आप एक साथ एनर्जी देते हैं? सर एनर्जी हम नहीं देते, एनर्जी को हम बस अपने पोर ओपन करते हैं, चैनल ओपन करते हैं, एनर्जी बहना शुरू कर जाती है। एक इंसान में इतनी शक्ति होती है कि पूरी अर्थ पर एनर्जी स्प्रेड कर सकता है। एक इंसान में इतनी शक्ति? एक इंसान में इतनी शक्ति होती है। दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव सर। जी सर। और सर अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध का जो बुद्धत्व इतना प्रसार कर गया वो कैसे करता? महावीर की जो वाणी इतनी पहुंच गई लोगों तक, वो कैसे पहुंचती? नानक की जो परिभाषाएं लोगों तक पहुंची, वो कैसे पहुंचती? तो सर बदलाव के लिए तो एक भी बहुत होता है। तो हमारे साथ तो सर कम से कम 1200-1500 हीलर होते हैं मेरे साथ में। अच्छा। तो 1200-1500 लोग मेरे साथ जुड़ के अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। मैं तहे दिल से आभारी हूं सर। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारे कॉज को समझा उन्होंने, हमारे रीजन को समझा उन्होंने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सीखा हमारे साथ में। और सर बहुत मैजिकल इफेक्ट है। ये जो आपने अभी फ्री की एक्टिविटी बताई ना सर। जी सर। तो इसमें कोई क्राइटेरिया है कि सिर्फ मेडिकल इश्यूज को हैंडल किया जाएगा? सर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। हमारे पास तलाक के इश्यूज आते हैं, हमारे पास कोर्ट केसेस आते हैं, हमारे पास में कोई हेल्थ का इशू तो आता ही आता है। बाल बढ़ नहीं रहे हैं, स्किन पर सोरियासिस हो गया है, घर में तनाव उत्पन्न है, घर के लोगों में वैर वैमनस्य बन चुका है, गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, हमने एक जमीन खरीदी थी, उसके अंदर कोई बाधा नजर आ रही है। सर ना जाने किस किस टाइप के केसेस आते हैं। ट्रिमिंग नहीं हो पा रही है, गले को साफ करना है, सर्जरी गलत हो गई है, सर्जरी ठीक करनी है, न जाने कैसे कैसे केसेस सर। अगर इस एक्टिविटी में किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे कर सकते हैं लोग? सर हमारे पास में ना व्हाट्सएप ग्रुप होता है। लोग मेरे नंबर पे मुझे कम्युनिकेट करते हैं, मैं उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल हैं, उनमें जोड़ देता हूँ और वहां पर ऐड होकर वो खुद अपने नाम को फ्राइडे को प्लेस करते हैं और सैटरडे मॉर्निंग में मैं और मेरे सारे हीलर्स वहां पर हीलिंग सर्विसेज को ओपन कर देते हैं। तो जब आप हीलिंग सर्विसेज ओपन करते हैं तो सब लोगों को एक साथ बैठना होता है या फिर? नो कंडीशन अप्लाई। हम डिसिप्लिन करेंगे, ये हमारा डिसिप्लिन है। ओके। अगर ये सारे लोग चाहे ना जिन्होंने नाम दिए हैं, वो सो भी सकते हैं। अच्छा है, उठ के बैठ जाएं तो और बेनिफिट होगा। ड्राइव भी कर सकते हैं, परंतु कोई कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी जो वो करना चाहे। ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है कि उन्हें यही करना होगा, क्योंकि सर हीलिंग जो होती है वो ऑरा में स्प्रेड होती है। आपके शरीर को बांधती नहीं है वो, आपका शरीर के आसपास फ्लो करता हुआ ऑरा होता है। तो आप भी फ्लो करते रहेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि यदि बैठकर आप ध्यान करें उस समय तो और बेहतरी होगी। परंतु यदि आप बिजी हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। तो आपका कौन सा नंबर है जो मैं लोगों के साथ शेयर करूं? बोल ही देता हूं आपके पास पॉडकास्ट में 9650
9650-387-487 9650-387-487 ये हमारा नंबर है। इस पर कोई भी मुझे संपर्क कर सकता है, और इंडिया से बाहर के हैं तो +91 कोड लगा लीजिएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर आप मतलब लोगों से अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं हमेशा जब भी एस्ट्रोलॉजर्स का इंटरव्यू करता हूं या फिर किसी वास्तु का पॉडकास्ट करता हूं, आई प्रेफर कि पेड सर्विस लेनी चाहिए। वो संकल्प होना चाहिए कि मैं पेड सर्विस लेना चाहता हूँ। डोंट बी बेनिफिशियरी, दैट इज नॉट गुड। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं ना कि हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते, तो ये लोग जाए कहाँ? इनका क्या गुनाह है? एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आज तक मैंने देखा कि कहीं कोई मुफ्त में कुछ ले गया हो। लोग हमारे अकाउंट में, मेरी एनजीओ है, एनजीओ के अकाउंट में कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया अपने आप डालते रहते हैं। सर मैं कभी नहीं मांगता किसी से। लोग मुझे कहते हैं सर हम फ्री में सर्विस नहीं ले सकते, हम कुछ देंगे कंट्रीब्यूशन आपको। बिल्कुल। हमने कहा हमारे पास नंबर है, हम आपका सारा पैसा अपनी एनजीओ काम में लगा देंगे। बिल्कुल, हम जाकर दान में दे देंगे, आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। सर लोग इतना भरोसा करते हैं, अपने आप ही पैसे ट्रांसफर करते हैं, हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक्चुअली अभी लोग कहते हैं जी बस एक मैं बात और कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि कार्मिक क्लियरेंस के बगैर हम आपसे कुछ ले नहीं सकते। ऋणानु बंधन नहीं जुड़ना चाहिए। राइट, हमने कुछ लिया तो कुछ दिया। तो मेरा कहना यह है कि साल का 1 रुपया भी अगर आप हमें दे देते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत है। उस हीलिंग फ्री सर्विसेज के लिए पूरे साल का 1 रुपया, 10 रुपया, आपका जो मन करे। बाध्य कोई नहीं है, मजबूर कोई नहीं है, ये समझने वाली मन बात करे। है। बिल्कुल सर, ये समझने वाली बात है। जो आपने कार्मिक क्लियरेंस की बात करी, एक्चुअली मैं वहीं पर आ रहा था कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सर, वरना आप एक दूसरे के प्रारब्ध में जुड़ जाएंगे। जी सर, ये आज आप सेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज आपका सेंस वहां तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ रेखी की बात नहीं है। आपको किसी से 1 रुपया उधारी नहीं लेनी चाहिए, किसी का 1 रुपया आपको डुबाना नहीं चाहिए। और सिर्फ पैसे नहीं, किसी भी फॉर्म की एनर्जी, खाना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये कार्मिक ऋणानुबंध बढ़ते जाता है और आपको कोई ना कोई उसके लिए जन्म तो लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। तो इसलिए मुझसे भी ना कई बार लोगों ने बात कही, जैसे आप हमसे कह रहे हैं ना सब, ऐसे ही लोगों ने हमसे कहा कि सर आप ऋणानुबंधन को मुक्त करने के लिए कुछ बताइए, और आप क्यों फ्री सर्विस चला रहे हैं। मेरा कहना यह होता है कि हमने दुनिया से इतना कुछ लिया है सर, इतना कुछ लिया है कि शायद जीवन भर वापस करते रहना तो पूरा नहीं होगा। जी, आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने स्वार्थ के साथ हटकर अपने परमार्थ के साथ जुड़कर हीलिंग सर्विसेज चाहते हैं, तो आप चाहे 1 रुपया दें, पर आप उससे मुक्त हो जाएंगे। पर सर कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं कि इंसान के पास 1 रुपया भी नहीं होता। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं सर जिनकी कंडीशन, माली हालत बहुत बुरी होती है, टोटल 10 रुपए होते हैं जेब में। तो ये सर्विसेज ना मेरी उन फैमिलीज के लिए है पर्टिकुलरली कि जहां पर हीलिंग तो रिक्वायरमेंट में है, बट सर अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो पर्पस यहां पे है कि सर हम फिट हैं, हम समृद्ध हैं, हम सुरक्षित हैं, तो बाकी लोग क्यों ना हो। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम स्वस्थ जिएं, स्वस्थ मरें और सारी धरती पर स्वास्थ्य फैलाएं। राइट। तो सर हमारी ड्यूटी है जिसे हम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा कि कोई मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर ना ये मेरा भी इंटरेस्ट का विषय है, बहुत ज्यादा बात मैं इस पर कर सकता हूँ, लेकिन फिर एक बार मेरे को मणिपुर पे आना है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे थे। आपने कहा कि येलो गोल्डन कलर है उसका, और उसका बीज मंत्र रम है। तो अगर घर में कोई मेडिटेशन करना चाहता है अपने मणिपुर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसका कोई छोटा सा फॉर्मूला बता सकते हैं, किस तरह से मंत्र का जाप करे, क्या विजुअलाइज करे? सर सिंपल एक तरीका होता है, मैं कई बार ये एक्सचेंज कर चुका हूँ मेथड अपने यूट्यूब पे भी और बाकी जगह पे भी। आप जैसे नाक से श्वास लेते हैं ना जी, ऐसे ही अपने चक्र से श्वास लेते हुए विजुअलाइज करें। वाओ, दिस इज वेरी यूनिक, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे पास 7 नाक बनी है, 7 चक्र मीनिंग 7 नाक। और नाक शरीर के अगले हिस्से में नहीं, पिछले हिस्से में भी है। ओके। चक्र सामने ही नहीं होते, पीछे भी होते हैं। तो हमारा जो पास्ट का रिप्रेशन होता है ना, वो पीछे वाली नाक पर होता है। हमारा जो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है वो सामने वाली नाक की तरफ होता है। तो आप ये विजुलाइज कर लें कि आपके चक्र पर, आपके मणिपुर पर 2 तरफ नाक लगी हुई है, एक तो शरीर के सामने और एक रीढ़ की हड्डी की तरफ को। जी।
जैसे आपकी अपनी नासिका अपनी नाक सांस लेती है, ऐसे ही गोल्डन एनर्जी को अंदर भरें और गोल्डन एनर्जी को बाहर छोड़ें। यदि अपने अंदर की डार्कनेस निकालना चाहते हैं तो गोल्डन को अंदर भरें और ब्लैक एनर्जी को बाहर छोड़ें। ये भी काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर। मुझे ना इससे बहुत आसान नहीं हो इंटरेस्ट सकता। आ रहा है। जी जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मैं ना फर्स्ट चक्रा से स्टार्ट करना चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। फर्स्ट वाला चक्र जो होता है मेरे हिसाब से वो मूलाधार होता है ना सर? जी सर, इसे मूल आधार कहते हैं। ये हमारे मूल का आधार होता है। इसे हम अपना बेस कहते हैं, इसे रूट कहते हैं। जी। इसका रंग लाल होता है और बीज मंत्र है लम। देखिए, बीज मंत्र की जो फिलॉसफी है, मैं एक आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि बीज मंत्र के अलावा ना, यदि आप ब्रीदिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। मेरा ये मानना है कि जो मेडिटेशन है ना सर, वो केवल श्वासों का लेन देन है। वाओ। इसमें ध्वनि तरंग अपने आप प्रकटित होती है, अपने अंदर से बनती है। आप बाहर से कोई एडिशनल ध्वनि ना बनाए इनिशियली। ओके। तो मैं खुद भी सुबह 3:30 बजे उठ के 3 बजे उठ के केवल ब्रीदिंग मेडिटेशन ही करता हूं। सांस लेता हूं पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से। मेरा घुटना भी सांस लेता है, मेरी पिंडली भी सांस लेती है, मेरा लिवर किडनी भी सांस लेता है। तो मैं हर पार्ट से सांस लेता हूं केवल। ओके। वो 7 चक्र के जो हमारे पास चक्र बने हुए हैं, 7 रंगों वाले चक्र हैं, वो होते हैं मूल आधार। जी। फिर उसके बाद में स्वादिष्ठान या स्वादिष्ठान। ओके। ये नाभि से 3 उंगल नीचे होता है। नाभि से 3 उंगल ऊपर है मणिपूरक, जिसके बारे में बताया मैंने आपको। फिर हमारे हृदय के पास में हृदय चक्र, हार्ट चक्र, जिसे हम अनहद कहते हैं। उसके बाद गले पर विशुद्ध, थ्रोट चक्र कहते हैं। जी। फिर हमारे माथे के बीचों बीच थर्ड आई और हमारे सिर से 4 उंगल ऊपर सहस्त्रार। अच्छा, सिर से 4 उंगल ऊपर होता है? ऊपर होता है सर। ज्ञान केंद्र हमेशा शरीर के ऊपर वाले आभा मंडल में होता है। हमारे 5 शरीर होते हैं। एक हमारा स्थूल जो कि फिजिकल बॉडी होता है, और 4 हमारे पास में सूक्ष्म भी कहते हैं, और इन्हें हमारे पास ज्ञान चक्र भी कहते हैं और आभा चक्र भी बोलते हैं। वाह, तो जो सहस्रार है वो हमारी ऊर्जा के स्तर पर होता है। ये नॉलेज मुझे ऐसा लग रहा है कि हर इंसान के पास होना ही चाहिए। जो शरीर की बात अभी सर ने बताई कि एक होता है सूक्ष्म शरीर, टोटल 5 प्रकार के शरीर सर ने कहे। एक हमारी फिजिकल बॉडी होती है जो हमारे आंखों को दिखाई देती है। मुझे लग रहा है पहले के जमाने में हम देखते थे कि कोई ऐसे आंखें बंद करके गुप्त हो जाता था और दूसरे स्थान पर प्रकट होता था। शायद वो उनके सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रैवल करते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनियों ने जितना ज्ञान लिया ब्रह्मांड का, वो सूक्ष्म विद्याओं से लिया, सूक्ष्म शरीर से लिया। तो जितना भी हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रैवलिंग है या यूनिवर्सल कंडक्शन है, जो नॉलेज का प्राप्ति करी है सर हमने, सूर्य से लेकर अंतरिक्ष के कोने कोने तक जो होके आए, वो सूक्ष्म से ही होके आए। वाह, ये मेरे को आज तक, मतलब मैं हमेशा ये इस सवाल से परेशान रहा हूं कि हमने तो कभी टेलीस्कोप नहीं बनाया, तो हमको 9 प्लैनेट्स के बारे में इतना पहले कैसे पता चला? तो उसका जवाब आज मुझे मिल गया कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पर जाकर उस नॉलेज को ग्रहण करते थे। सर, मुझे एक चीज का बहुत अफसोस होता है कि इन सारी विद्याओं का जो ओरिजिन है वो इंडिया में है, भारत में है जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ी उपेक्षा करते हैं इन विद्याओं की और इसको थोड़ा डाउन मार्केट माना जाता है। जी, तो जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी तो इस बारे में कई बार बहस होती है जब मेरे पास बाहर के लोग आते हैं, दूसरी कंट्री के लोग आते हैं और कहते हैं कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडियन पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। सो सर, मैंने तो कई बार उनसे बहस हुई तो कहते हैं कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, आर यू नॉट इंडियन? मैं कहा, आई एम डैम श्योर 100% इंडियन। मैं 100% भारतीय हूं और मुझे भारतीयता पे गर्व है। वो मुझे कहते हैं आप विदेश आइए, आप कनाडा आइए, आप कैलिफोर्निया आइए, इंग्लैंड आइए। कई बार मुझे इन्विटेशंस आते हैं सर बाहर से। मेरा लेश मात्र मन नहीं किसी कंट्री में जाने का। क्या बात है। और सर, मेरा अपने इंडिया के अंदर एक गुरुकुल खोलने का विचार है। ये मैंने किसी चैनल पे नहीं बोला, ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। वाह। कि एक ऐसा स्कूल हो जहां पर इन सब विद्याओं का प्रचार हो। जरूरत है उसकी। आजकल सर हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं, कई लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, बट सर काफी लेवल पर जाकर ना फिर वहां पर करप्शन दिखता है, फिर वहां पर वही आंग्लीयता दिखती है कि वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस दिखता है। राइट। तो सर, हमारे विद्याओं में, हमारे क्षेत्रों में सर बहुत कुछ था जो हमारे पास आज भी है।
हमारे क्षेत्रों में कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास आज भी हैं और बहुत बड़ी धरोहर है हमारे साथ में। जी। पर बात यह है कि कोई उन्हें बांचना ही नहीं चाहता, कोई बांटना ही नहीं चाहता। और सर इन सब बातों के लिए संस्कृत जाननी बहुत जरूरी है। लोग संस्कृत से भाग रहे हैं सर, पता नहीं क्यों। मैंने दोबारा संस्कृत पढ़ी और तब मैंने वेद पाठ करना शुरू करा सर। अपने रेकी सिलेबस के अंदर सर मैं अथर्ववेद का उपयोग करता हूँ। क्या बात है, वेरी यूनिक। और सर मेरे नोट्स के अंदर मैंने स्लाइड्स भी दी अथर्ववेद की, कि आप जितना हिप्नोसिस सुनते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुनते हैं, आप अट्यूनमेंट सुनते हैं, ये सब वर्ड हमारे अथर्ववेद में से लिए गए हैं। ओके। लोगों को ये जानकर हैरानी होती है, कहते हैं तुम तो कुछ भी हिंदुस्तानी बना के बेच देते हो कि मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। आप जरा पढ़ के देखिए, वहां संस्कृत के श्लोकों के वर्षे तक बता रखे हैं। कोई भी पंडित हो, किसी को संस्कृत आती हो, पढ़ के देखे। हम वो लोग नहीं है जो खामखा की तूती बजाएं। हम वो लोग नहीं खामखा का मुनादी करते फिरें। बट हम वो लोग हैं सर जो अपनी चीज को अपने बताने से नहीं चूकते। सर मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं सर। और ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि इसका ना मतलब सनातन से कोई रिश्ता नहीं है और इसको सनातन के साथ मत जोड़िए। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बात है, इतनी ब्यूटीफुल बात है, प्राइड करने जैसी बात है। दिस इज नॉट यू नो समथिंग विच यू हैव टू शेम अबाउट। अभिमान की बात है। और फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इसका कोई रिलीजन से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है? सर एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये लोग कह कौन रहे हैं? बहुत मूर्खों के माउथ पीस बनने को ना सर कहना नहीं कहते। आजकल 1000 मूर्ख एक जगह खड़े होते हैं और किसी भी सत्य को प्रकटित होने से सर रोक देने का प्रयास करते हैं। सर कुछ नहीं रोक पाएंगे। आप देखिएगा कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और आगे भी बनेगा। यही बात हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, यही बात हमारे सनातन में भी लिखी गई है और यही बात मैं भी और आप भी कह रहे हैं सर। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आई एम लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड एंड ब्लश भी कर रहा हूँ। ब्लश क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, बट पैम्पर्ड फीलिंग मिल रही है मेरे को। मतलब इतना ज्यादा सनातन के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, देश के बारे में। और आपको मतलब अगर खुद को क्या कहते हैं, सो कॉल्ड स्वीट पर्सन बनना है तो आप भी उस तरह के डायलॉग्स बोल सकते थे, लेकिन आपने कटुता लेना पसंद किया। सर मुझे शायद आपके ही पॉडकास्ट में कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ये भी आ गया एक भक्त, ये भी आ गया वो भक्त। मुझे परवाह ही नहीं है मेरी इमेज कैसी बनाते हैं। सत्य सर सत्य होता है। क्या मैं अपनी क्लासेस में भी ये हिम्मत रखता हूँ खोल के बोलने की। मैं धर्म निरपेक्षता में बिलीव करता हूं सर। मेरे पास कोई किसी मजहब के लिए, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए कोई अलग अलग विचारधाराएं नहीं है। इज्जत दीजिए, इज्जत करिए। That's it. सर मेरे फादर आर्मी में रहे थे जी। मैं आर्मी के पर्सन के औलाद हूं सर। और अगर मैं ही डर के बोलूंगा ना सर हर बात को, तो सर लानत है मेरे शिक्षक होने पर, लानत है मेरी उनके औलाद होने पर। तो सर हमें लगता है कि आपको जब कंसेप्ट पढ़नी चाहिए जो इंडिया से गई है, जैसे आपने रेकी के बारे में पूछा, चक्र के बारे में पूछा, मुझसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कंसेप्ट मिकाऊ सुई ने लॉन्च की थी जी। मिकाऊ सुई रेकी के रीडिस्कवरर कहलाते हैं। कहते हैं आप इन सारे शब्दों को दोबारा वैदिक बना के बेच रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा कि मिकाऊ सुई सारी बात चक्रों पे कर रहे हैं जी, तो चक्र सिस्टम मतलब आप कहां से, मतलब अमेरिका से लेके आए थे या जापान से लेके आए थे? बिल्कुल, ये भारत से आया था। जो आप शक्तिपात की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ दीक्षा शक्तिपात आज तक दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। हजारों सालों से हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति की विद्या आज भी प्रकटित है। सर ये लोग कह देते हैं जापानीज हैं, बट वो लोग यहाँ आकर अध्ययन करके गए थे। भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला 2 महाविद्यालय थे। यहाँ पर सारी संस्कृतियां आके पढ़ के गई थी। तो सर ये बात जाननी लिसनर्स के लिए भी जरूरी है कि ओरिजिन कहां से हुआ इन चीजों का। बिल्कुल, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने उसको इन्वेंट किया था, लेकिन बापूजी शिवतर तळपदे ऐसा कुछ नाम था और वो मुंबई से थे और उन्होंने एग्जैक्टली 1900 में एक्सपेरिमेंट किया था एरोप्लेन का, लेकिन कितने लोगों को पता है? अब शिवतर तळपदे जो है, बापूजी शिवतर तळपदे, उनके बारे में हमको पता नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन रामायण महाभारत जैसे हमारे जो सबसे पुराने धर्म ग्रंथ है उनमें तो विमान का उल्लेख आता ही है ना। सर श्रीलंका की गुफाओं के अंदर रावण की कई सारी बनाई हुई हाथ की कृतियां हैं। ओके। अभी रिसेंटली आप कोई भी आपका लिसनर जाकर यूट्यूब पे देख सकता है कि रावण के द्वारा पूरा विमान का फॉर्मूला, मिसाइल सिस्टम का फॉर्मूला एक पहाड़ के पत्थर पर एंग्रेव करा हुआ है श्रीलंका के अंदर। बाप रे।
और सर ये तो मेरी अपनी नॉलेज तो है नहीं, ये तो मुझे वहां से देखकर पता लगा। तो सर आज अब अगर सोचिए कि ये पौराणिक बातें हैं, उस जमाने में ऐसा पत्थर था जो पानी पर फ्लोट करता था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी थी। सर साइंटिफिक नॉलेज से तो भरी पड़ी है रामायण हमारे पास। लोग कह देते हैं तुम्हारे यहाँ बंदर है पूंछ वाला, एक गरीब अयोध्या का राजा था, उसने जाके रावण को मार दिया। ये कहानी तुम सुनाते हो। इन मूर्खों को ये नहीं पता वो किस चीज के बारे में इंगित कर रहे हैं। वो महादेव के किस परम भक्त के बारे में बात कर रहे हैं और महादेव की एक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रुद्र रूप में वहां पर काम कर रही थी। तो सर जिन्हें नहीं पता ना वो कुछ भी कह देते हैं। ऑलराइट, मैं फिर एक बार रेकी की तरफ आना चाहता हूँ। अगर रेकी को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे या फिर रेकी का डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं ना एक एजुकेशन के तौर पर, तो अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज रेकी, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज रेकी? सर रे और की दो शब्द होते हैं। रे का मतलब होता है यूनिवर्स, ओके, और की का मतलब होता है ऊर्जा। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर में संचालित होती है। यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में रेगुलेट होती है। जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं हमारे साथ में रहती है, हमारे शरीर में रहती है। इसे हम अपनी हरकतों से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे अपने लाइफस्टाइल से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर बीमारी पाता है तो उस वक्त ये जीवन शक्ति, ये जीविशा ऊर्जा कम हो जाती है, प्राण वायु, ये प्राण शक्ति कम हो जाती है। जब व्यक्ति के अंदर हम इसे दोबारा प्रसारित करते हैं, दोबारा से इस ऊर्जा का संचारण करते हैं, तो वापस ये ऊर्जा उतनी ही भर जाती है शरीर में। जब तक इंसान अपनी रेगुलर हीलिंग करता रहेगा सर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हमने कितने ही सालों तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली बॉडी के अंदर जब तक कि हम अपनी हीलिंग करते रहे। हाँ, जब रात का खाना पीना खराब होना शुरू हुआ, रूटीन खराब होना शुरू हुआ, तुरंत बीमारी आ गई। नियम से खा रहे थे, नियम से सो रहे थे, नियम से काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं होती सर। सालों साल निकल जाते हैं। इवन कोरोना के अंदर मुझे एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। दैट्स अमेजिंग। ना मुझे, ना मेरी माता को, ना मेरी वाइफ को, किसी को कोरोना नहीं हुआ और हमने लोगों की खूब हीलिंग करी है। अच्छा। उनके पास बैठ के उनकी हीलिंग करी है। तो रेकी का इस्तेमाल दूसरों के बेनिफिट के लिए तो किया जा ही सकता है, आपसे मैं बात करते हुए ये समझ पा रहा हूँ जी, लेकिन क्या खुद को हील करने के लिए भी रेकी का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल सर। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल बताया कि हमने कोरोना के पेशेंट, कोविड पेशेंट के पास बैठकर उनकी हीलिंग करी, ये इसी से है कि हम अपनी रेगुलर हीलिंग कर रहे थे प्लस अपना ऑरा लॉक कर रहे थे। आभा मंडल होता है, आभा मंडल को आप सुरक्षित कर सकते हैं। आप अगर अपने विचारों को अपने मनसा वाचा कर्मणा से अपने आप को बांध लेते हैं तो आपके परमिशन के बगैर आपके शरीर में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो यदि आपकी जो इच्छा शक्ति है इतनी प्रबल है, आपकी जो मंथन शक्ति है वो इतनी प्रबल है, ऊर्जा शक्ति इतनी प्रबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। सर हमारे पास 4 साल के बच्चे को भी मैंने हीलिंग सिखाई है और मैंने 80 साल के बुजुर्ग को भी हीलिंग सिखाई है। अनबिलीवेबल। 4 साल का बच्चा कैसे? जी बिल्कुल सर, उसकी बॉडी में एनर्जी है, बस उसे इतना बताया कि बेटा ऐसे बैठो और जो मैं कर रहा हूं करो। सर बच्चा कॉपी कैट होता है, बहुत प्यार से फॉलो करता है। बट सर 4 साल के बच्चे की हीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मेरी भी हीलिंग उसके सामने कुछ नहीं थी। बाप रे, प्योर। मैंने पैर छुए सर उसके, मुझे इतना प्यार लगा उसकी हीलिंग करा, उससे हीलिंग करा के मैंने कहा कि तुम्हारी हीलिंग जितनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग तो मैंने कोई किसी की हीलिंग नहीं देखी आज तक। बाप रे, शब्द नहीं है मेरे पास। ये विजुअलाइज करके या फिर इमेजिन करके ना मेरी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही कि क्योंकि वो इतना प्योर होता होगा ना 4 साल का बच्चा कि उसकी। सर मैं आपको एक एग्जांपल और शेयर करता हूँ। हमारे पास कई बार ऐसा होता है, ऐसी माताएं आती हैं जो गर्भवती होती हैं, बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो मुझे कहती हैं कि हमें हीलिंग दीजिए, हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। सर हम प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पीरियड में उन्हें हीलिंग देते हैं। सर बच्चा जब पैदा होता है ना वो हीलर होता है। क्या उसका ऑरा इतना प्यारा होता है ना कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और सर वो बच्चा रोया नहीं। मेरे पास एक केस था कि मैंने उसकी माता को हीलिंग दी, बच्चे की माता को, और जब मैं पहली बार बच्चे के 1 साल होने पर मिलने गया उस घर में, सर बच्चे ने मुझे देखा और पहचान लिया। बच्चे ने मुझे देखकर जो एक्सप्रेशन दिखाए ना वो बच्चा दूसरों को देखकर नहीं दिखाता, और मेरी उंगली को अपने मुंह में लिया और सो गया। ओके। इतना प्यारा अनुभव था ना सर मेरे लिए। मेरे अंदर का जो पिता का भाव या मातृत्व का भाव, जो भी आप कहना चाहें उसे, सर वो इतना प्यारा जाग गया ना कि बहुत आनंद फील हुआ कि ये कितना प्यारा एक कनेक्शन है। और उसकी माता ने बोला कि किसी के पास टच नहीं करने देता, ये छूने नहीं देता किसी को, ये किसी के पास जाता नहीं है और टाएं टाएं करता है। और मेरे पास में वो पता नहीं कितने घंटे एकदम साइलेंस में बैठा, उसने आराम से मेरी उंगली चूसता रहा और कई घंटे सोया।
सर अब आप बताइए कितना प्यारा अनुभव हो सकता है healing बहुत प्यारा, मतलब ये वही कह रहा हूँ ना मैं, these emotions और these expressions cannot be से। जी articulated, जी 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 उनको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जी वैसे रेकी करते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, कोई चीजें आपको सर चाहिए होती है, या सिर्फ बिल्कुल होता है, हाँ, बिल्कुल होता है। लोग कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बट सर मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओके, मुझे लगता है कि आपकी ऊर्जा ना आपके सातों चक्र में है। हम्म, जो हीलर अपने शरीर से कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकता। हाँ, इंस्ट्रूमेंट का सहारा तब लेना चाहिए जब कोई ऐसा कंडीशन आए जहां पर आपकी ऊर्जा काफी नहीं है। जैसे हम ब्लैक मैजिक पे काम करते हैं, ओके, वहां हाथ लगाने पे कभी कभी क्या होता है, डेंजर होता है। हम्म, हम कई एक्जिमा पे काम करते हैं, आप हाथ लगाएंगे पेशेंट को तो आपका एक्जिमा बॉडी रिसीव कर सकती है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हम कांटेक्ट करेंगे तो वो कंटेजियस हो सकता है, वो रिसीविंग हो सकती है। तो उस केस में पर्टिकुलरली मैं एनर्जी की बात करूंगा। बाधा वाले केस में, कैंसर की हीलिंग करते हैं, कैंसर वाले केस में हम इंस्ट्रूमेंट्स का, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने कैंसर का जिक्र किया, अलग अलग जी बीमारियों का जिक्र किया, जी सर। इट इज वेरी डेंजरस। मैं हमेशा कहता हूँ मजाक में, आप जी मुझे 5 साल दे दो, आपको जो चाहिए ना वो मैं बन के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, जी क्योंकि वो जो ब्लड के साथ डील करना होता है, पेशेंट के जी साथ, इमोशन के साथ और पेन जी के साथ डील करना होता है ना, दैट जी इज नॉट इन मी, वो मैं नहीं कर सकता। जी। तो आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता सर? तो स्टार्टिंग में बहुत लगता था, क्योंकि हमने परिकल्पनाएं, परिभाषाएं बहुत सुनी थी कि कैंसर ये कर देगा, कैंसर वो कर देगा। पर सर जब ये लगा ना कि हीलिंग ऊर्जा हमारी माँ है, और माँ ने अगर मारने का प्लान कर रखा होगा ना तो कैसे भी मार देगी। मुझे कैंसर से लड़ते लड़ते मरना है या मुझे खाट पे पड़े पड़े मरना है, ये मेरा चुनाव है। मैं अपनी माता की आज्ञा को क्यों ना मानूं। जी, मैं एक हीलर हूं, मुझे तो निर्भीक होना चाहिए ना, मुझे डरपोक नहीं होना चाहिए। जी, मैं सर डरता नहीं हूं, इस वजह से नहीं कि मेरा दिमाग खराब है या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, पर इसलिए क्योंकि मुझे हीलिंग पे बहुत भरोसा है। पर जहां पर ये मुझे आज्ञा नहीं देती, ये मना कर देती कि इस कार्य में मत जा, ऐसा हुआ कि मैं उन कार्यों में उतरा, मना करने के बावजूद मेरे शरीर पे असर आए। ओके, मैंने भी लोगों के इन्फेक्शन अपनी बॉडी में उतरते देखे, लोग ठीक हो गए, मैं इन्फेक्टेड हो गया। बाप रे, दिस इज व्हाट तो एक्चुअली ऐसे भी हुए हैं। जी, यस सर, तो मैं आपके वही प्रश्न को ही मैं संबोधित कर रहा हूं कि आप जैसे कह रहे हैं कैंसर की बात, मेरे पास जितने भी कैंसर के केसेस आए हैं और इंसान ने थोड़ा सा हिम्मत रखा हो, एक विल पावर चाहिए होती है मुझे बस पेशेंट से कि बिलीव करो, विल पावर रखो, 100% रिजल्ट आए सर। बाप रे, कंडीशन में लोग आते हैं, कहते हैं 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, सर कई कई साल हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। बट सर जो इंसान डरपोक बन के आएगा, लालची बन के आएगा, हीलिंग उसे नहीं ठीक कर पाती। मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा सर, हमारे पास कितने ही लोग लालच के भाव से आते हैं। मैं खुद बोलता हूं चले जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तुम टाइम पास कर रहे हो। वो सालों साल मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि सर आपके साथ रहकर हमें फायदा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ रहेंगे और फायदा हमें चाहिए। मैं साफ साफ मना करता हूं कि ठीक है तुम काम कर लो, बट तुम्हें उतना फायदा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। और सर अंततः उन्हें जाना ही पड़ता है। सर ऊर्जा ना आपकी आत्मा पड़ती है, और जिसकी आत्मा में निर्मलता नहीं है, स्वच्छता नहीं है ना, वो इस फील्ड में, इस राह पर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। टेम्पररी उनको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम बात करेंगे तो नुकसान ही होगा। अगर चीटिंग का भाव है, अगर लालच का, जलस का भाव है, बिल्कुल। सवाल ये पैदा हो जाता है यहाँ पर, इंसान रेकी से अमीर बन सकता है, इंसान रेकी से खुद को, दूसरों को हील कर सकता है, इंसान जो है वो रेकी का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े कैंसर जैसे जो रोग है, जो डिसीज है, उसको ठीक कर सकता है, इलाज कर सकता है। जी। तो दुनिया में जो मिजरी है, या फिर दुनिया में जो आतंकवाद है, या फिर दुनिया में जो बहुत ग्रे कैरेक्टर के लोग हैं, इतना करप्शन बढ़ रहा है, और इनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर रेकी क्यों काम नहीं करता फिर? सर काम इसलिए नहीं करती क्योंकि लोग हीलिंग के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं। और सर एक बात और सिखाऊंगा कि हीलिंग के ना साथ साथ आपको अपने अंदर पुरुषार्थ भी लाना पड़ता है। अगर हर जगह नानक बनने से काम चलता तो सर परशुराम का कोई रोल ही नहीं होता। एक इंसान को ना अपने पूरे कर्तव्य करने आने चाहिए कि जहां पर अपना शस्त्र उठाना हो वहां शस्त्र भी उठे, जहां शास्त्र उठाना हो वहां शास्त्र भी उठे। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में काम आता है। सर हमारे पास क्या होता है कि जहां शस्त्र चलता है वहां हम शास्त्र ले आते हैं, और जहां शास्त्र चलता है वहां शस्त्र ले आते हैं। राइट। इसीलिए सर दुनिया में इम्बैलेंस बनता है। कुछ लोग, मैं किसी भी वायलेंस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता,
मैं ये बिल्कुल साफ साफ बता दूं लिसनर्स को, मैं किसी भी वायलेंस के स्ट्रीक को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, बट एक चीज को, गलत बात को सहते रहना लगातार अपने आप में बहुत बड़ी कायरता है। केवल ये कह देना कि हीलिंग ही सब कुछ करेगी, हीलिंग हमें इतना सामर्थ्य बनाएगी कि हम उस चीज को जवाब दे सकें, और ये नहीं कि हम हिंसा से जवाब दे सकेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिंसा से हिंसा को नहीं जीता जाता, बट आपको और तरीके सिखाए जाएंगे हीलिंग के थ्रू, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अपनी लकीर लंबी खींच पाएंगे। तो सर हीलिंग हमें ना बहुत तरीके से ट्रेन करती है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये हीलिंग इतनी पावरफुल है, इसको अगर हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? या सर समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये बात हमने कितनी बार, सर हमने ही नहीं, इंडिया के कितने हीलर्स ने मिनिस्ट्री से बात करी है, अब जाकर सर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। कई सारी विद्याएं जो हैं वापस लाई जा रही हैं, ज्योतिष जैसी विद्याएं लाई जा रही हैं, जिन विद्याओं पर इंडिया को कभी नाज था वो वापस लाया जा रहा है। बट सर फॉरेन एजुकेशन के सामने जो घुटने टेक देने वाली विचारधाराएं हैं ना सर, उन्होंने इन विद्याओं को पनपने नहीं दिया। राइट। बहुत बार हमें क्रिटिसिज्म मिलता है डॉक्टर्स से भी, प्रैक्टिशनर से भी, कि आप लोग तो पेशेंट को बरगलाते हो, आप रिजल्टेंट नहीं लाते। हमने कहा कि मैंने कभी भी किसी आज तक पेशेंट को नहीं बरगलाया। मैं कैंसर के पेशेंट को बोलता हूं कि अपनी कैंसर की जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, उन पर हीलिंग करके खाओ, जल्दी इफेक्ट आएगा। दोनों पैथी का इस्तेमाल करो, दोनों पैथी इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पे हीलिंग करके खाओगे और जल्दी इंपैक्ट आएगा। अगर शरीर बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, अंदर से खोखला हो गया है, सर आपको हीलिंग के अलावा मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। हीलिंग का कार्य जो होता है वो रिस्टोरेशन का होता है, रिस्टोरिंग का होता है। रीस्टोर तो तब करेंगे जब बॉडी में कुछ स्टोर के लायक बचेगा। राइट। जब बॉडी अंदर से पूरी तरह गल चुकी है तो उतनी स्पीड से बढ़ते हुए इंफेक्शन को कई बार हम हीलिंग से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमें तब एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। तो लोग ना कई बार कहते हैं कि आप तो हीलर हैं, आप मेडिसिन को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? हम बात सही कौन सी है उसे प्रमोट कर रहे हैं। क्या बात? जहां हीलिंग की कमी होगी हम खुल के बताते हैं कि यहां पर हीलिंग लाभदायक नहीं होगी, आप मत लीजिए। बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी है, हम इसे बेचने नहीं निकले, हमें बताने के लिए कि विद्या है सबके अंदर होनी चाहिए। इवन हर घर में एक हीलर होना चाहिए। बिल्कुल। कितना बढ़िया हो जाएगा अगर देश के हर घर में एक हीलर, बिल्कुल सर, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो हीलिंग तो काम करेगा, लेकिन उसके अंदर सद विवेक बुद्धि होगी, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर रुकना है, क्या नहीं करना है। एक तो क्राइम कितना कम हो जाएगा ना सर, अगर ऐसा हो। रेप केस, चाइल्ड मोलेस्टेशन, आपका लिफ्टिंग जितना भी करते हैं लोग, जितना बेरोजगारी चल रही है सर, इस पे इतना काम हो सकता है। इनसिक्योरिटी पे, डिप्रेशन पे, हमारे आने वाले युग में सबसे बड़ा इशू होगा डिप्रेशन, और अभी बनता जा रहा है। ओबेसिटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, ये बहुत बच्चों में दिख रहा है सर ये आजकल तो। ओके, मुझे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना था। अगर मुझे कोई चीज पता करनी है तो क्या रेकी के माध्यम से मैं पता कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन चोरी हो चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने चुराया, तो क्या इस सवाल का जवाब रेकी में मिल सकता है? सर जैसे हम रेकी कह रहे हैं ना, उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि इसका सवाल ध्यान में मिल सकता है। कई बार इसे हम कहते हैं डाउजिंग, कि कोई सामान चोरी हो गया, कोई आर्टिकल लिफ्ट हो गया, तो वहां पर ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं, डाउजिंग वर्ड यूज करते हैं। आप अगर शांति से अपने माइंड को शून्य करके बैठ जाएं और ध्यान लगाएं उस वस्तु पर, ना केवल वो वस्तु वो कहां रखी हुई है, वो किसके पास है, उसके आसपास कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। ओके। ये आंसर हम न्यूमरोलॉजी में भी निकाल सकते हैं, मैंने न्यूमरोलॉजी में निकाल के बताया है कई बार। प्रश्न कुंडली में, ज्योतिष में भी निकाल सकते हैं, वहां से भी बताया है, हीलिंग से भी बताया है, डाउजिंग से भी बताया है, और सिंपल मेडिटेशन से भी बताया है। तो आपने एक विद्या का पूछा था, मैंने आपको बताया इतनी सारी विद्याओं से हम इस बारे में ये सवाल का जवाब लिया जा सकता। बिल्कुल सर। ओके, मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा था कि पर्सनली ना मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ जी, पिछले बहुत दिनों से हूँ ये दुविधा जी, में। जी। एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और उन पर मैंने बहुत ज्यादा भरोसा किया था। एक चीज बताना चाहता हूँ कि उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जी, लेकिन जो रिश्ता है वो बहुत अलग लेवल का रिश्ता है। अच्छा। और मैंने उनके ऊपर इसलिए यकीन किया था कि लोगों का भला होगा जी, लेकिन अभी ना मेरे मन में उनके बारे में एक अलग भाव आ रहा है, संशय उत्पन्न हो चुका है। ओके।
ओके और ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये कुछ गलत कर रहे हैं ओके और मेरे को क्लैरिटी चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। कितने दिन मैं इस दुविधा में जीऊं? इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं क्या सर? सर ध्यान में यदि आप मुझे प्रश्न दे देंगे, मैं ध्यान में उतर के इसका उत्तर दे दूंगा। अच्छा, आप अपने किसी पॉडकास्ट में से अनाउंस कर सकते हैं। यदि आप मुझसे खुल के बात करेंगे पहले, मैं जानूंगा इस चीज के बारे में, मैं डेफिनेटली इस चीज का उत्तर हर लेवल पे दे सकता हूँ। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मिलना ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर वो पर्सनल लेवल पे होता तो शायद मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं करता। और मुझे उसको खुल के बोल करना, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी है, कोई मतलब इस तरह से मैं नहीं करना चाहता। एंड दैट्स व्हाई मैं थोड़ा मिस्टिकल शायद साउंड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप जब भी इस बारे में श्योर हो कि आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपके लिसनर्स के सामने बोल रहा हूँ, आराम से हम चीज पे अध्ययन कर सकते हैं। मेरे को अध्ययन आप जिस भी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप मुझे थोड़ा खुल के विस्तार से बताइएगा, विस्तार पूर्वक। मैं पूरा इस प्रश्न का उत्तर देने में सब जो भी प्रयास होगा करूंगा। जी बिल्कुल, ऑल राइट। चलिए फिर एक बार रेकी की ओर मैं आता हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट को पनिशमेंट दी है और वो पनिशमेंट जो है ना वो ले रहा है, बीच में अगर हम जाएंगे तो टीचर को गुस्सा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट को टीचर ने पनिशमेंट दी है और दूसरा कोई जाकर ना वहां पर छुड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अगर किसी को पनिशमेंट दी है, प्रकृति ने अगर किसी को पनिशमेंट दी है, तो वहां पर हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर किए जैसा नहीं होता सर कर्मा में, प्रारब्ध में? ओके सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार अपना हर पॉडकास्ट में बोला है सर, हर जगह बोला है कि रेकी एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके प्रकृति के नियम के विरुद्ध कभी नहीं जाएगी। आपका इम्पैक्ट लेस हो सकता है, बट वो इवेंट जीरो नहीं हो सकता। इवेंट कभी नलिफाई नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट लेस होगा। मान लीजिए आपको आघात होना है किसी बस से, तो बस से ही होगा। पर यदि केवल ये है आपका तय कि आघात होना है, चोट लगनी है, अब वो बस से हो या छोटी सी साइकिल से हो या छोटे रिक्शे से हो, ये आप तय कर सकते हैं, आपके हाथ में होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि रेकी के अंदर आकर कोई इंसान अप्राकृतिक रूप से सही हो सकता है। कैंसर बॉडी से जीरो होकर गायब हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब आपके कर्म उस तरफ हैं। ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर नहीं है। कर्म नहीं है, कर्मों से ऊपर ईश्वर भी नहीं है, सबसे ऊपर कर्म है सर। तो मैं आपके सभी लिसनर्स को बता देना चाहता हूं कि यहां पर मिरेकल होते हैं जब आप उसके लिए कर्म करते हैं, या आपके कर्मों में मिरेकल होना तय होता है। मुझे समझ में आ गया, प्लीज। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि सर आप तो हीलर हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मेरा होना ना होना हीलिंग में कोई मायने नहीं रखता, मैंने तो हीलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अब तो मेरी हीलिंग हो जाएगी। सर इतने चालाक लोगों की ना हीलिंग नहीं हो पाती। जो अपने कर्म करने के लिए सुबह उठ के तैयार भी नहीं है, अपना नाम भी लिस्ट में नहीं डालना चाहते कि हम तो बस वहां ग्रुप में बैठे हैं। कई लोग हैं मेरे पास में, और सर बड़े बड़े एस्टीम लोग बैठे हैं इसमें। आपके माध्यम से उन सब तक बात पहुंचानी चाहूंगा। केवल खाली बैठने से, अकर्मण्यता को प्रमोट करने से, कोई काम ना करने से आपकी हीलिंग नहीं हो सकती। आप अपने प्रारब्ध को टाल सकते हो, बस उस होनी से बच नहीं सकते जी। तो सर अप्राकृतिक कभी भी कोई काम करना नहीं चाहिए। कई लोग आते हैं कि तंत्र का सहारा ले लीजिए, हमें इस चीज से बचा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जवाब मिल चुका है। कैसे मिल चुका है मैं बताता हूँ। शुरुआत में आप ही ने तो कहा था ना कि कोई भी इंसान रेकी को नहीं चुनता, बल्कि रेकी इंसान को चुनती है। सर, तो अगर मेरा कर्मा अच्छा है तो रेकी मुझे चुनेगी, और अगर मेरा कर्मा बैलेंस्ड नहीं है, अगर ठीक नहीं है, तो रेकी मेरे पास भी नहीं आएगी। शायद मेरे घर में ही हीलर हो, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल या फिर उसको मैं यूज ना कर पाऊं अगर मेरे कर्मा सर इवन आप हीलिंग लेते भी रहे, हीलर आपको हील करता भी रहे, अपने आप जैसे शिवलिंग पे पानी पड़ता है, सारा पानी नीचे उतर जाता है, शिवलिंग साफ का साफ खड़ा रहता है, ऐसे ही हीलिंग काम करेगी आपके ऊपर कि आप खड़े रह गए, हीलिंग आई चली गई। सर अगर लोग चालाक है ना तो हीलिंग महाचालाक है। लोग सरल है ना तो हीलिंग महादेव है। सर वो भोला है, वो बेवकूफ नहीं है। जी, जी। लोग कभी कभी ना भोले को भंडारी कहते कहते ना भोले को मूर्ख भी समझ लेते हैं। सर वो भोला है, वो सब जानता है, वो किसके मन में क्या चल रहा है ना। मैं महादेव की बहुत पूजा करता हूँ, माफ करना सर, तो मैं महादेव के अनुसार कई बार बातें कर जाता हूँ। तो मेरा कुछ ज्यादा ही भाव है उनकी तरफ से। तो सर मेरा तो मानना है कि जब से उसने हाथ थामा है ना, उसने सिर्फ एक बात समझा दी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करते हुए अपने मनसा वाचा कर्मणा में ध्यान रखना। एक सबसे अहम सवाल, जो सवाल मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ
जी एंड जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था मेरी लाइफ जी में, आई यूज टू गो थ्रू दिस ओनली जी कि क्यों हम हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते। मेरे से मिस्टेक हुई है पास्ट लाइफ जी में, जी लेकिन अब मैं क्या करूं। तब जी मिस्टेक करी है, मुझे याद भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है मुझे उस चीज की, मैं क्यों सफर करूं। तो क्या भाग्य को पूरी तरह से रेकी का इस्तेमाल करके बदला जा सकता है? भाग्य को एक चीज बदल सकती है सिर्फ, वो आपका कर्म है। अगर व्यक्ति ने कर्म करते वक्त मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर पे कर्म करते वक्त अपने आप को संलग्न कर दिया, सर विधाता भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नचिकेता के सामने यम खड़े हो गए थे, महादेव ने खुद बचाया था जाकर कि मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। सर कितने ही एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं इस बात के एग्जाम्पल। कठोपनिषद में है ना सर ये स्टोरी? एग्जैक्टली सर, नचिकेता की, नचिकेता का पूरा एक आपने सुना होगा, पूरा का पूरा एक नरेशन आता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यम से उनकी बातचीत आती है पूरी की पूरी। बिल्कुल सर बड़े बड़े फिलोसफर जानते हैं इस बात को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बात कही है कि अगर आप अपने कर्मों पर उतर जाएं तो दुनिया में कोई महान से महान शक्ति आपके सामने ना खड़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर व्यक्ति अपना कर्म करने में कितने शॉर्टकट मारता है सर। चूक जाते हैं ना हम, वही तो भूल भुलैया है। चूकना ही नहीं, जानते बूझते शॉर्टकट ले रहे हैं आजकल, और उसे नाम देते हैं कि हम कर नहीं पाते, हमसे हो नहीं पाता, हम अभी उतने नॉलेजेबल नहीं है। तुम जब जितनी गलतियां करते हो वहां तुम्हें बहुत नॉलेज दी है किसी ने गलतियां करने की। गलत करने की पूरी नॉलेज है, सही करने की नॉलेज नहीं है इनके पास। मेरे पास मेडिटेशन में इतने सर, हम मेडिटेशन कराते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन और नाइट मेडिटेशन। मैं आपको बताऊं सर, हमारे मेडिटेशन की हमने कार्मिक क्लियरेंस फीस रखी है 999 रुपए एक महीने की। एक महीने की फीस 999 रुपए, जो कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है आज के टाइम पीरियड पे। सर यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आपने फीस बहुत हाई कर रखी है, और वो लोग जो कि अपने अकाउंट में बहुत पैसे भर के बैठे होते हैं। ओके। और जब मेडिटेशन करते हैं बड़े बड़े वादे करके, सर 10 दिन के अंदर मेडिटेशन से बाहर कि सर हमसे हो नहीं पा रहा, हम उठ नहीं पा रहे। और जब आते हैं सर, आप जो कहोगे तो कर देंगे, आप कहोगे तो नदियां मोड़ देंगे, पहाड़ मोड़ देंगे, ये कर देंगे। अब बताइए सर, इनकी कर्म कैसे हेल्प करेगा? ये सुबह उठ के अपनी आंख खोल के अपनी चादर नहीं मोड़ सकते, ये नदियां मोड़ देंगे। बहुत ऑथेंटिक बात कर रहे हैं सर आप। इतनी ज्यादा ऑथेंटिक बात कैसे कर सकते हैं आप? अनुभव से सिर्फ। वो तो है, लेकिन इंसान को फेमस भी तो होता है ना, क्योंकि क्या है, मेरे पॉडकास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सत्य होता है वो कटु होता है, और लोगों के सामने अगर आप अप्रिय चीज को प्रेजेंट करोगे तो आप भी अप्रिय बन जाओगे। सर मेरी आपको बात डर नहीं लगता सर कि आप अप्रिय बन जाओगे? सर मेरी बात सुनना, पहली बात तो एक यूनिफॉर्म फैमिली से आया हूँ जी, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा भाग्य कोई खा नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता जब महादेव ने मेरी मृत्यु तय न करी हो। तो सर मुझे डर किसका? और सत्य बोलते हुए भी अगर मैं डरने लगा ना सर, तो नाश है फिर तो कुल के ऊपर, नाश है फिर हर चीज के ऊपर। तो सर इतनी कटुता, इतना सत्य तो होना चाहिए। इतनी तो आपके व्यूअर्स भी सुनकर ना समझ पाएंगे मेरी बात को कि ये बातें ना होनी जरूरी हैं। सर आज का मार्केट बहुत अलग है, क्या बताऊं मैं आपको, मैं खुद डील करता हूं तो आई नो द थिंग्स कि सर लोग इतना मीठा बेच रहे हैं ना, इतना मीठा बेच रहे हैं, डायबिटीज कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मीठा बेच कर। और सर मीठे की जरूरत नहीं है हमें फिर से ना कड़वे की जरूरत है, जो कि हमें बताए गलती कहाँ है। मैं आज एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन देता हूं सर, मेरे पास में कई लोग आते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, और सर वो इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं इस स्टाइल से बोलता हूं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता मुझे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं हमारे बारे में बोल मत देना, नहीं तो आप साफ सुथरा बोल जाते हो कहीं भी कुछ भी। वो रिक्वेस्ट करते हैं, खुल के बोल जाते हो आप। मैं पूछने वाला था अभी आपसे जी, कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई बहुत लोग आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं हमारी क्लासेस में, पता नहीं कौन कौन बैठा होता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में कुछ मत बोल जाना, नहीं तो कभी कभी डांटते सर, मैं उनको डांटता भी हूँ। अच्छा। जहां कोई गलती करता है सर, उसे पूरा डांट खाते हैं, उसके पूरी फैमिली कहती है सर प्लीज डांट दो इन्हें कोई डांट नहीं पाता। पर सर बात यहाँ पर है, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, मैं उनके अंदर की गलती को चुनौती दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसलिए मेरी बात सुन भी लेते हैं। बिल्कुल। नहीं तो सर आज की दुनिया में ना कोई अपने माता पिता की नहीं सुनता। उन्हें पता है कि मैं साफ दिल से, बिल्कुल स्वच्छ मन से केवल उनके लिए समर्पित होकर बात कर रहा हूँ। तो सर मेरी कुछ बात की वैल्यू भी रख पाते हैं, नहीं तो सर कभी का कुछ भी कर दे कोई भी इंसान। मैं अपना पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में आया हूं, और मुझे पता नहीं चला कि 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। सच में पता नहीं चला मेरे को जी। मेरे को लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि रेकी एंड पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? सर ये प्रश्न का सामना मैं बहुत करता हूँ कि रेकी पास्ट लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है। सर पास्ट लाइफ जो है रेकी से काफी अलग है। पास्ट लाइफ एक ऐसी चीज है जो समय की एक हम मान्यता को लेके कहते हैं
रेकी एक ऊर्जा है, एनर्जी और टाइम दोनों के दोनों साथ में एक यूनियन की तरह से नजर आते हैं, बट दोनों का कोई हमारे सिलेबस में कोई एक फ्यूजन नहीं होता। पीएलआर जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, वो एक मेडिटेशन की स्टेट है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि आज सुबेरे ही हमारे मेडिटेशन में, मॉर्निंग मेडिटेशन में 103 लोग थे। हमारे काफी बड़े ग्रुप बनते हैं और मैं उनका ऑरा स्कैन करता हूं, सुबह मेडिटेशन डिजाइन करता हूं। तो आज गाइडेंस ने मुझे कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, वहां पर लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा आज मैं पास्ट लाइफ कराऊंगा, खुश हो गए। कईयों को मैंने बताया नहीं, बट जब सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा ना, तो उनका दिमाग से धुआं निकल गया। क्योंकि सर, अपने समय में खिलवाड़ करना सही नहीं होता। यदि माइंड ने प्रेजेंट को चुना है, माइंड प्रेजेंटनेस को चुन रहा है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि झांक झांक कर पास्ट में देख ले। पर आजकल कई लोग सर इसे चने मुरमुरे की तरह बेच रहे हैं। एक तरह से फैशन हो चुका है, क्रेज। यस सर, और हर कोई आके मुझसे कहता है पास्ट लाइफ में ले चलो, पास्ट लाइफ में ले चलो। और सर, जितने हीलर्स उन्हें लेके जा रहे हैं ना, 90% ऑफ द टाइम में पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाते। या तो कोई दिन भर की टीवी शोज देखते होते हैं, वो फ्लैश कर रहे होते हैं, कोई वेब सीरीज देखी होती है, वो फ्लैश कर रहा होता है, और उसी में से कुछ लेके आ जाते हैं और कह देते हैं हम पास्ट लाइफ में हो जाए। पास्ट लाइफ में अगर किसी को जाना है, आपके लिसनर्स जितने मुझे सुन रहे हैं, 1 हफ्ते का मेडिटेशन करो, कम से कम 3 दिन अपने मोबाइल को हाथ मत लगाओ, कोई वेब सीरीज मत देखो, ताकि बाहर से कोई नकली इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ना जाए। बिल्कुल प्योर स्टेट में आके तब आप पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। नहीं तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एक मेडिटेशन जोन के अंदर जाके ये पास्ट लाइफ है या करंट लाइफ है? ट्रू। तो सर, हीलिंग जो है पास्ट लाइफ से बहुत अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आजकल कंबाइन करके भेजा जा रहा है, बट ये दोनों के दोनों कंसेप्ट बहुत अलग अलग है। That's why I asked. लेकिन Yes, और sir. एक सवाल जो है वो मेरे को टेम्प्ट हो रहा है, मैं पूछना जी चाहता हूँ। जी, बोलिए बोलिए। क्या आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में पता है? सर, मैं 11 पास्ट लाइफ में जा चुका हूँ अपने, क्या और अभी बात कल है? परसों, शायद कल मॉर्निंग में ही या परसों मॉर्निंग में, मैं एक और पास्ट में होके आया था। तो ध्यान में अगर आप भी मेरे साथ 15 मिनट ध्यान करेंगे, तो शायद मैं आपको भी 4-5 पास्ट में या 1-2 पास्ट में घुमा के ला सकता हूँ। ये बहुत सरल मेथड है। कौन थे सर आप पास्ट लाइफ में? सर, मैं पास्ट लाइफ में पशु भी था, मैं पक्षी भी था, मैं एक साधु सन्यासी या मंक भी था, मैं इंडिया के बाहर भी था, रशिया के अंदर भी रहा हूं, मैं चाइना के अंदर भी रहा हूं, तिब्बत में रहा हूं, अमेरिका इंग्लैंड में रहा हूं, पेरिस के अंदर रहा हूं, और इंडिया के अंदर राजस्थान, जैसलमेर, केरला, इन सभी एरिया, और इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट। और जिस पास्ट लाइफ में मैं इजिप्ट में था, मुझे इस लाइफ में उस लाइफ के कम से कम 11 से 12 लोग और मिल चुके हैं, जिन्हें मैं जानता हूं और जो मुझे जानते हैं उस पास्ट लाइफ से। तो उन्होंने मुझे रिजेंबल करा, उन्होंने मुझे डिस्टिंग्विश कर लिया। तो ये सर डेफिनेटली है कि पास्ट लाइफ वर्क करता है, बट उसके लिए बैलेंस बहुत चाहिए होता है। अगर मैं भी बैलेंस नहीं हूं, तो मैं खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ नहीं जाता। मुझे अगर अपने आप को भी लेके जाना है, तो कई दिनों का विद्या साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर शरीर का ऑपरेशन करना है, तो शरीर को किस तरह से बांधा जाता है? बांधने का मतलब रस्सी लेकर बांधने की बात नहीं कर रहा मैं। आपको कई सारा डाइट दिया जाता है, कई सारा मेडिकेशन किया जाता है, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। दिस इज अबाउट फुल बॉडी, फुल शरीर के लिए। और आप पास्ट लाइफ में जाना, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप में उतना डेप्थ नहीं है, आप में उतनी क्षमता नहीं है कि उस पावर को आप झेल पाए, और आप पास्ट लाइफ में चले गए, कुछ मतलब कुछ अलग ही हो गया, तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? समझ सक रहा हूं मैं, मतलब इसकी जो ग्रेविटी है ना, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड सर। एनीवेज, मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये एक्सप्रेशन था कि पास्ट लाइफ में आप कोई आम इंसान नहीं हो सकते। त्रेता में, द्वापार में, पता नहीं आपका क्या रिलेशन है, कैसा है। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। एंड कभी कभी मुझे करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ। मैंने जिन भी लोगों के साथ आज तक बातचीत करी है, या फिर खास करके जो रेकी के लोग होते हैं, एक प्रकार की नेगेटिविटी मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है कि वो बहुत ही नोबेल चीज है, और कभी कभी इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, गलतियां हो जाती है। तो उस लेवल पर जाके अगर कोई गलती करता है ना, तो वो एक्सपीरियंस होने लगता है, स्मेल होने लगता है। जी सर। लेकिन आपसे बात करते हुए बहुत मजा आया, और ये एक प्रकार से आशीर्वाद था मेरे लिए
मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन चर्चाओं से, इन कॉन्वर्सेशन में से आप क्या लेते हो, कितना लेते हो, दैट इज अप टू यू। मैं कोई चीज आपके सामने बेच नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं कर रहा, जो है जैसा है वैसा है। और जब इस तरह से बातें होती है ना सर, मराठी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था, हे हृदयी से ते हृदयी घातले जी। इसका मतलब होता है कभी कभी एक इस तरह की फेज आ जाती है जब आपको भी कुछ बताना नहीं होता और मुझे कुछ सुनना नहीं होता जी, बिल्कुल सब नॉलेज शेयर हो जाता है जी सर। तो वो बिंदु महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिल से धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने हमसे बातें करी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक सवाल और करना चाहूंगा जी, बोलिए। अगर लोग जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए 1 मिनट में आप क्या बात बताएंगे? पूरे पल का मजा लीजिए, अपने समय को ना व्यर्थ मत कीजिए। ये जिंदगी ना बहुत सारे कीमती पलों से बनी है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पल की चाहत में ना आप सैकड़ों पल खो रहे हो। हर पल में ना एक खुशी ढूंढिए, हर पल में एक मजा ढूंढिए। विद्या का मतलब ये नहीं होता, अध्ययन का मतलब ये नहीं होता कि आप नीरस हो जाएं, आप बोरिंग हो जाएं। जो भी काम कीजिए डूब के कीजिए, मजे से कीजिए और एक मुस्कुराहट के साथ कीजिए। क्या बात। आपके कार्य की ऊर्जा कुछ और ही होगी। सर आप सोशल मीडिया पर हैं? सर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। ओके, तो आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स मैं यहाँ लोगों को दिखाना चाहूंगा। और आपका यूट्यूब चैनल जो है ना उसको भी लोग जाके सब्सक्राइब करें जी जी, तो दैट वो फ्रिक्वेंटली आपके कांटेक्ट में रहे। मेरा काम एक्चुअली ये होता है कि जो लोग थोड़े यूनिक होते हैं उनसे मैं बातें करूं और उनको समाज के सामने लेके आऊं। उसके बाद आप दोनों की फ्रेंडशिप हो, इसके लिए लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और तभी वो आपसे जुड़ पाएंगे। आपसे जुड़ने के बाद कितने लोग क्या लाभ ले पाते हैं वो फिर एक बार मेरे को पता नहीं है जी। और अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत समय मैंने आपसे बातचीत करी है, बहुत समय आपका मैंने ले लिया है। लेकिन एक लास्ट आखिरी सवाल मुझे आपसे करना ही है जी सर। एंड वो अहम सवाल ये है कि आपको मेरे साथ बात करके कैसा लगा सर? सर प्रश्न आपने बहुत बेहतरीन पूछे, काफी दिनों से ऐसे प्रश्न नहीं हुए थे और शायद मैंने उत्तर भी कुछ ऐसे दिए जैसा मैं हूँ। बहुत दिनों से ना कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं ना, तो हम टाइपकास्ट हो जाते हैं आंसर्स के लिए कि हमें रटे रटाए उत्तर देने की आदत पड़ जाती है। बट आज ना मेरे अंदर का जो टीचर है ना उसने आंसर दिए हैं। आपने थोड़ी देर के लिए ना मेरे अंदर के उस शिक्षक को, उस टीचर को एक्टिवेट कर दिया। तो सर मजा आया मुझे आपसे बात करके। और एक बात मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हम लोग सभी लोग ना बहुत साधारण हैं। कभी किसी हीलर को ना असाधारण मत समझिएगा। ये बहुत असाधारण हमें हमारे काम बनाते हैं, खाली ये बात नहीं बनाती कि हमें क्लेम कर दें कि हमने ये करा, हमने वो करा। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी गलतियों के पुतले थे, सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सभी एक जैसे होते हैं। गलतियां हो गई, अब नहीं करेंगे। ये जो लास्ट में आपने बताया ये मैं भी अंडरलाइन करना चाहूंगा। लोग ना बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर किसी के पास अपेयर हो जाते हैं कि मैजिक हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तू खुद तेरी जिंदगी संवार नहीं पा रहा है, दूसरे कैसे संवार पाएंगे? एक टाइप का खाना छोड़ने के लिए कहा तो बात नहीं बनती, कहा कि मोबाइल एक दिन बाजू में रख दो, बात नहीं बनती, और 50 लाख का कर्जा चमत्कार की तरह चूक जाए, मतलब उम्मीद कैसे हो सकती? तो इसलिए जैसे सर ने कहा कर्म हमको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उसको गाइडेंस सर दे सकते हैं, रेकी दे सकती है, भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको गाइड कर सकता है। लेकिन इस तरह से अनरियलिस्टिक बातें, अनरियलिस्टिक विशेष मन में लेकर किसी भी हीलर के पास मत जाइए। खुद के ऊपर भरोसा करना ये बहुत जरूरी होता है। खैर, इस पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर मुझे रुकना पड़ रहा है। फिर एक बार बहुत दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत दिल से सर को मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच। और आप सबको बोल रहा हूं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपकी कदर करता हूं। फिर आऊंगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।